नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिली क्या लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को ना देश के युवाओं की चिंता है, ना उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों को चल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को देश का सबसे कद्दावर नेता बताते हुए भरोसा जताया कि वो राष्ट्रीय हित में सही फैसला करेंगे। हालांकि हकीकत यह है कि टीडीपी पहले ही एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद सुदर्शन रेड्डी ने इशारा किया कि नायडू राजनीति में अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और कई बार उन्होंने बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। रेड्डी के इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। लेकिन शनिवार को मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा कि उनकी पार्टी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का ही समर्थन करेगी। कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप तेज कर रही है। इस बीच केरल में बीजेपी नेता बी गोपाल कृष्ण के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां हमारी जीत की संभावना होती है, वहां हम जम्मू कश्मीर से लोगों को लाकर 1 साल तक ठहराएंगे और उनसे वोट दिलवाएंगे। इसमें गलत क्या है? इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को जिताने के लिए 60,000 फर्जी वोटर बनाए गए। कांग्रेस की मांग है कि गोपाल कृष्ण पर केस दर्ज किया जाए क्योंकि चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। गौरतलब है कि त्रिशूर से सुरेश गोपी ने 74,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वोटर लिस्ट में फर्जी पते होने के सवाल पर गोपाल कृष्ण ने कहा कि अगर कहीं 1-2 केस हुए भी हैं तो इसकी शिकायत किसी मकान मालिक ने नहीं की है। उनका दावा है कि इस बार 1 लाख कांग्रेस समर्थक बीजेपी के पक्ष में आ गए, जिसकी वजह से कांग्रेस के वोट 4.16 लाख से घटकर 3.27 लाख रह गए। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस विधायक राहुल मामकुट्टाथिल को महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप के चलते पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के मुरलीधरन ने सोमवार को त्रिशूर में पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि की। हालांकि केपीसीसी की ओर से अभी तक इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। मुरलीधरन ने कहा कि अब ये राहुल मामकुट्टाथिल पर है कि वो पालक्काड विधानसभा सीट से विधायक बने रहें या इस्तीफा दें। उन्होंने साफ किया कि निलंबन के बाद मामकुट्टाथिल को कांग्रेस की राजनीतिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे और शिकायतें सामने आई तो पार्टी उनसे विधायक पद से इस्तीफा मांगने जैसे कड़े कदम भी उठा सकती है। बिहार में चल रही एसआईआर और 9 सितंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्षी एकजुटता पर असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने संसद की जेपीसी का हिस्सा बनने का फैसला किया है, जो 3 अहम बिलों की जांच करेगी। इन बिलों में प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने वाले केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक, उनको पद से हटाया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इस समिति से दूरी बना ली है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इस समिति को एक मजाक बताते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा कि इस मुद्दे को बेकार में ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अमित शाह ने धनखड़ की तारीफ करते हुए कहा कि धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी निजी स्वास्थ्य समस्या की वजह से इस्तीफा दिया है। इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने या मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। धनखड़ ने पिछले महीने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अब वो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं और डॉक्टरी सलाह का पालन करेंगे। इस्तीफे के बाद राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया।
एनडीए को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को आरएसएस से जोड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का आरएसएस से संबंध है, मेरा भी आरएसएस से संबंध है। क्या देश ने हमें इसलिए चुना है क्योंकि हम आरएसएस से हैं? क्या आरएसएस से संबंध होना कोई माइनस पॉइंट है? अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मोदी जी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर 18 रिटायर्ड जजों ने नाराजगी जताई है। शाह ने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सलवा जुडुम केस के फैसले से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। रिटायर्ड जजों ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। जजों ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार विचारधारा पर हो सकता है, लेकिन इसमें गरिमा और शालीनता बनी रहनी चाहिए। नाम लेकर तंज कसने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर नक्सलवाद से लड़ाना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। यही था सलवा जुडुम केस का मूल फैसला। वहीं जस्टिस रेड्डी ने शाह के आरोपों पर कहा है, ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सिर्फ मेरा नहीं है। अगर शाह पूरा फैसला पढ़ते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। कई छात्र छात्राओं के घायल होने की खबर है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन की इजाजत केवल शाम 5 बजे तक दी गई थी। इसके बाद भी 100 से अधिक छात्र डटे रहे। छात्रों के अनुसार करीब 7 बजे पुलिस ने बल का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक मीडिया हाउस का दावा है कि प्रदर्शन को कवर कर रहे उसके पत्रकारों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इस पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने एक और लॉबिंग फर्म को हायर किया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स नाम की फर्म को 3 महीने के लिए हर महीने $75,000 की फीस पर नियुक्त किया है। यह फर्म भारत के लिए फेडरल लॉबिंग, मीडिया रिलेशन, डिजिटल ऑडिट, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और विज्ञापन जैसे काम देखेगी। इस टीम में पूर्व अमेरिकी सीनेटर डेविड विटर और ब्रायन लांजा, जो कि ट्रंप के ट्रांजिशन टीम में कम्युनिकेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, वो भी शामिल होंगे। इनके साथ 4 और सदस्य काम करेंगे, जिनमें भारतीय मूल के केविन थॉमस भी हैं, जो न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में चुने गए पहले भारतीय अमेरिकी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल में भारत ने SHW पार्टनर्स LLC नाम की फर्म को भी 1 साल के लिए हायर किया था। उसकी फीस है $1.8 मिलियन, यानी हर महीने में $1.5 लाख। बता दें, कई देश एक साथ कई लॉबिंग फर्म रखते हैं ताकि अलग अलग काम किए जा सके। पाकिस्तान ने भी इसी तरह ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड की फर्म को हायर किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां से सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि देश की पहली प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने रूस की सरकारी एजेंसी टास को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा दाम मिलेगा। वहीं मौजूदा स्थिति है। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने तो भारत के सामान पर 50% टैरिफ शुल्क बढ़ा दिया है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनल्टी का फैसला किया है, जो 3 दिन बाद लागू होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को कमजोर करने के लिए कड़ा आर्थिक दबाव डाला है। इसमें भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना भी शामिल है ताकि रूस को तेल से ज्यादा पैसा कमाने से रोका जा सके। वेंस ने यह बात NBC न्यूज के कार्यक्रम में मीट द प्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान कही। उनसे पूछा गया था कि अमेरिका रूस पर यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए किस तरह दबाव बना रहा है। इससे एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका का ये टैरिफ अनुचित और नाजायज है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इसे गलत तरीके से तेल का मुद्दा बताकर पेश किया जा रहा है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की है। डीएमआरसी ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। डीएमआरसी के मुताबिक 25 अगस्त 2025 से नई दरें लागू हो गई हैं। नई दरों के तहत किराए में 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराया 5 रुपए तक बढ़ाया गया है। नए किराए के मुताबिक सामान्य दरों में 0 से 2 किलोमीटर की यात्रा का किराया 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो गया है। वहीं 2 से 5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपए से 21 रुपए कर दिया गया है। 5 से 12 किलोमीटर की दूरी पर किराया 30 रुपए से 32 रुपए कर दिया गया है और 12 से 21 किलोमीटर के लिए 40 रुपए से 43 रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसहाक डार रविवार को ढाका पहुंचे। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा है। डार ने कहा कि बांग्लादेश को दिल साफ करना चाहिए और 1971 की घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही इस मुद्दे को 1974 के समझौते और जनरल मुशर्रफ के बयान में स्वीकार कर चुका है। इस्लाम भी सिखाता है कि दिल से कड़वाहट मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि हमें पाकिस्तान से जवाबदेही, मुआवजा और माफी चाहिए। 1971 में जो नरसंहार हुआ उसके लिए पाकिस्तान को पश्चाताप करना होगा। इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डिप्लोमेट्स और अधिकारियों के लिए बिना वीजा यात्रा की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार ने यह भी बताया कि चीन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी ले रहा है। याद दिला दे, इससे पहले 2012 में हिना रब्बानी खार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.